हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू सीएससी सर्कल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपीएससी 2020 टेस्ट सीरीज, ठीक है। और ये विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज आप लोग देख सकते हैं। टेस्ट सीरीज नंबर ये 39 का सेकेंड पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट आ चुका है। ये अभ्यास टेस्ट इधर जो हुए हैं 7 है, ठीक है। ये सारे हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये 39 है, फिर 40 आएगा, इसके बाद लगातार ऐसे आते रहेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें करंट और मतलब स्टैटिक दोनों मतलब कंबाइंड है, और जीएस का मतलब पूरा कंपाइलेशन है। तो इसे आप लोग इन्जॉय कर सकते हैं। इससे पहले हम लोगों ने सेक्शनल टेस्ट भी जीएस के सॉल्व कर लिए हैं, और जो फुल टेस्ट हैं 24 से 38 तक वो भी सॉल्व कर लिए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर विजिट करें, ठीक है। और वहाँ आप को प्लेलिस्ट में सारे वीडियो मिल जाएंगे, तो वो आप देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और बेल आइकन पर प्रेस भी कर लें। और गाइज़, आज मेरी लाइफ में मतलब कल के दिन मेरी लाइफ में थोड़ा सा एक मोमेंट आया, जो चेंजिंग मोमेंट था, जो एक हैप्पी मोमेंट कह सकते हो। तो पता नहीं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बट मेरे दिल ने कहा कि मुझे शेयर करना चाहिए, क्योंकि जब कोई पॉजिटिविटी मिलती है हमें ना, तो थोड़ा सा अच्छा फील होता है। थोड़ा सा और ज़्यादा हम जो क्या करते हैं कि मतलब और ज़्यादा हमको एनर्जेटिक फील होता है। तो इसीलिए मैं एक शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत से फेलियर देखे हैं। आपको पता नहीं होगा, मेरा एक एक दो दो नंबर से काफ़ी एग्ज़ाम रुका हुआ था, तो मतलब नहीं होता था फाइनली। लेकिन अभी एक यूपी गवर्नमेंट का था, मैंने 2018 में, हाँ 19 में एग्ज़ाम दिया था। यूपी गवर्नमेंट का था, ठीक है। उसमें मेरा फाइनली सिलेक्शन हुआ है। एक एग्रीकल्चर एसोसिएट करके था, तो उसमें मेरा हुआ है, ठीक है, टेक्निकल असिस्टेंट, ठीक है। तो इसके बाद मुझे मतलब एक अलग सी एनर्जी फील हुई। जैसे हमारा फेलियर होता है कि जैसे एक क्या हुआ कि एक नंबर से रुक गया या कुछ हो जाता है तो दिक्कत होती है, और ऐसे फेलियर मैंने बहुत ही देखे हैं। लेकिन वहाँ मैं रुका नहीं, आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। और अब ये मेरी पहली सीढ़ी का जो सक्सेस कह सकते हो। और इसके साथ साथ मेरे बहुत से एग्ज़ाम पेंडिंग में मतलब रिजल्ट पड़े हुए हैं। तो आई होप आगे भी आपको ऐसी न्यूज़ें शायद मिलती रहें, ठीक है। तो आप लोगों के पास भी अगर ऐसा कोई मोमेंट आया है, ठीक है, तो आप लोग भी शेयर कर सकते हैं। क्योंकि जो मैंने ये चैनल बनाया है एक मतलब फैमिली की वजह, मतलब एज ए फैमिली, कि हम लोग अपनी जितनी भी बातें होंगी वो हम सारी डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आज का इतना टाइम आप लोगों का वेस्ट करने के लिए सॉरी। और गाइज़, मैंने सोचा कि आप लोगों की प्रिपरेशन में थोड़ा सा और एनर्जी फील हो, तो इसीलिए मैंने ये अपना एक मतलब हैप्पी मोमेंट आप लोगों के साथ शेयर किया है, ठीक है। आप लोग भी बता सकते हैं ऐसा कोई अगर मोमेंट आपकी लाइफ में आता है, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। और इसके लिए सॉरी गाइज़ कि आप लोगों का इतना टाइम मैंने वेस्ट किया, ठीक है। तो फर्स्ट है कि 51 इसमें कहा गया कि कभी कभी सुर्खियों में रहने वाला शब्द ब्लैक रेन यानी काली जो बारिश है निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है। तो ए ऑप्शन है कि हिरोशिमा पर परमाणु बम हमले के पश्चात हुई रेडियो वर्षा, ठीक है। सेकेंड है कि तेल के कुओं से कच्चे तेल के चश्मों का अचानक उद्भव। और सी है कि शहरों में, भारत में शहरों में अम्ल वर्षा का निर्माण, ठीक है। डी है कि पराली जलाने के पश्चात आसपास के क्षेत्रों में कालिख का संग्रह यानी शूट जो होती है, ठीक है। तो देखो ये हमारा ए ऑप्शन सही है। जो हिरोशिमा पर परमाणु बम हमले की पश्चात जो रेडियोधर्मी वर्षा हुई थी उसी को काली बारिश के नाम से जाना जाता है। ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि अभी ही इसकी जो है 75 वर्षगांठ मनाई गई है, क्योंकि 75 साल इसको पूरे हो गए हैं जो अमेरिका द्वारा जापान पर ये हिरोशिमा पर बम गिराया गया था, ठीक है। तो इसीलिए ये मतलब बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, तो इसके आने के चांसेस भी हैं, ठीक है। तो ऐसे दे देंगे रेन, ब्लैक रेन या काली बारिश, तो उसके बारे में आप लोगों को आइडिया होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा। और आज के लिए आप लोगों के लिए होमवर्क है, मतलब क्वेश्चन है कि जो हिरोशिमा पर ये हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम गिराए गए थे, ठीक है, वो कब गिराए गए थे उसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और जो पहले बताएगा उसका नाम कल से अनाउंस होगा, ठीक है। और कल मैंने जो क्वेश्चन पूछा था 6 शेड्यूल वाला, उसमें बहुत अच्छे से मतलब बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। जो हमारे फ्रेंड हैं बहुत अच्छे से, उन्होंने किसी ने लिखा है 80 mm, मतलब कितना अच्छा ट्रिक है 80 mm, जो मतलब 6 शेड्यूल में कंट्री है, मतलब जो हमारे राज्य हैं, ठीक है। 80 mm कितना अच्छा है। एक गुलाब शाह मैडम जी हैं, उन्होंने ऐसा लिखा है, ठीक है। तो और भी कई बच्चों ने दिया है, लेकिन उनका ये मतलब आप लोग कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं, अच्छा है, मतलब 80 mm अच्छे से याद कर सकते हैं। ऐसा कोई ट्रिक आप लोगों के पास अगर होता है तो उसे प्लीज़ शेयर कीजिए, ठीक है।
तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे। इसमें कहा गया है कि 52, तो इसमें कहा गया है कि जो यूरोपीय भारतीय स्थिरता सुविधा है जो जिसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि यूरो क्षेत्र के सदस्य देशों द्वारा क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाओं पर कोविड-19 के दुष्प्रभाव के मुकाबला करने के लिए अस्थायी संकट समाधान तंत्र के रूप में इसका सृजन किया गया है। ठीक है। सेकेंड है कि यह पूंजी बाजारों में बांड और अन्य पूंजी बाजार विपत्रों को जारी करने के माध्यम से जो यूरो देशों का वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ठीक है। जो यूरो कंट्री हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तो सेकेंड वाला स्टेटमेंट सही है, लेकिन फर्स्ट वाला गलत है, क्योंकि ये जो कोविड-19 की वजह से जो ये अर्थव्यवस्था में एक स्लो डाउन हुआ है, उसकी वजह से इसको नहीं बनाया गया था। इससे पहले जो 2010 में ये इकोनॉमिक क्राइसिस यूरोप में देखने को मिला था, ठीक है, उस समय ये बनाया गया था, यूरोपीय वित्तीय स्थिरता सुविधा। ठीक है। तो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट वाला हमारा गलत हो जाता है, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 53। इसमें कहा गया कि पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग 9 के उपबंध को किसी राज्य के पांचवी अनुसूची में उल्लिखित क्षेत्रों तक विस्तारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है। तो ए है राष्ट्रपति का, बी है कि राज्यपाल का, और सी है संसद का, और डी है हमारा कि राज्य विधानमंडल का। तो देखो सी ऑप्शन सही है, जो संसद है यानी हमारी जो पार्लियामेंट है उसके द्वारा जो है 9वीं सूची में जो प्रोविज़न किए गए हैं, ठीक है, उनका जो है ये उनकी शक्तियों में विस्तार कर सकती हैं जो 5वीं अनुसूची है। ठीक है। 9वें भाग में 5वीं अनुसूची है। ठीक है। और इसमें जो पेशा एक्ट था, ठीक है, इसी के अंतर्गत बनाया गया था संसद द्वारा, जो मतलब पंचायतों के क्षेत्र का विस्तार करता था, पंचायती क्षेत्रों का विस्तार करता था। ठीक है। नेक्स्ट है 54। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि बांग्लादेश, सेकेंड है पापुआ न्यू गिनी, थर्ड है कि यूएसए, और फोर्थ है कनाडा, फिफ्थ है चीन, और भारत 6 है। तो इसमें बताना है कि एशिया प्रशांत आर्थिक जो सहयोग है एपेक के सदस्य कौन कौन से देश हैं। तो देखो इसमें बांग्लादेश शामिल नहीं है और ना ही इंडिया शामिल है। ठीक है। लेकिन पपुआ न्यू गिनी, ठीक है, पापुआ न्यू गिनी और यूएसए, कनाडा, चीन, ये चारों आपको देखने को मिलेंगे शामिल हैं, और ये 21 देशों का ये मतलब आपको देखने को मिलेगा, जो 21 देश हैं। ठीक है। 21 देशों का ये संगठन है जो आर्थिक के बारे में बात करता है, जो पैसिफिक वाले क्षेत्रों में। ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। तो बांग्लादेश है, पापुआ न्यू गिनी है, और इसके साथ साथ आपको देखने को मिलेगा यूएसए है, कनाडा है, चीन है, और जो भारत है। तो इसमें कहा गया कि एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी एपेक के सदस्य कौन कौन से देश हैं। तो इसमें देखो एपेक में बांग्लादेश भी नहीं आपको देखने को मिलेगा, और इसके साथ साथ जो ये भारत भी इसमें शामिल नहीं है, लेकिन ये पापुआ न्यू गिनी, यूएसए, कनाडा, चीन, ठीक है, ये चारों के चारों कंट्री शामिल हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाता है इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। और ये जो आपको देखने को मिलेगा इसको 1989 में बनाया गया था, और इसमें 21 देश जो हैं वो शामिल है। ये आर्थिक क्षेत्र की बात करता है, ये पैसिफिक वाले क्षेत्र में, ठीक है, आर्थिक समूह है ये। ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों के संदर्भ में प्रायः सुर्खियों में रहने वाली दोहरी उपयोग वाली प्रौद्योगिकी मतलब डुअल यूज टेक्नोलॉजी से संबंधित है। तो ए ऑप्शन है कि विद्युत उत्पादन हेतु सौर और पवन ऊर्जा दोनों का उपयोग कर सकने वाली नवीनीकरण ऊर्जा उपकरण से। ठीक है। सेकेंड है कि साइबर धोखाधड़ी को रोकने हेतु बाइनरी कोड के उपयोग से। ठीक है। सी है कि वाणिज्यिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों हेतु उपयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकी है, और डी है कि डीएनए की डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर यानी कुंडलित संरचना को डिकोडिंग मतलब कुंडलित संरचना जो होती है उसके डिकोडिंग से है। ठीक है। तो इसमें देखो ये सी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि जो ये डुअल यूज टेक्नोलॉजी की बात करता है तो ये वाणिज्यिक क्षेत्रों की भी बात करता है, और मतलब ऐसा कोई काम किया जाए जिसे वाणिज्यिक क्षेत्रों द्वारा भी प्रयोग किया जाए, और सैन्य क्षेत्रों के द्वारा मतलब जो सैनिक होते हैं उनके द्वारा भी उसका प्रयोग किया जाए। और इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल की बात करें तो जीपीएस होता है, जो हमारा ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम होता है, इसका हम दोनों तरह से यूज करते हैं। ठीक है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है कि 56 इसमें कहा गया है कि एक विकसित और सुदृढ़ कारपोरेट बॉन्ड भारत
बॉन्ड बाजार भारत के आर्थिक विकास को मजबूती प्रदान करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन से एक सुविधा कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार के लाभ हैं? तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है कि हमारा इसमें कहा गया है कि यह दीर्घकालीन अवसंरचना परियोजनाओं के लिए फंड की आवश्यकताओं को पूर्ति हेतु वित्त के स्रोत का एक विकल्प प्रदान करता है। ठीक है। सेकेंड है कि यह बाह्य क्षेत्रकों की सुभेद्यता को कम कर सकता है। ठीक है। और थर्ड है कि यह परिपक्वता का जोखिम कम करने के लिए फर्मों को उनकी परिसंपत्ति और देयताओं की रूपरेखा का प्रबंधन करने में सक्षम बनाता है। ठीक है। तो देखो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं जो ये कारपोरेट बॉन्ड के बारे में बताया गया है, क्योंकि जो ये कारपोरेट जो बॉन्ड होता है, बाजार बॉन्ड, ठीक है, ये दीर्घकालीन अवसंरचना परियोजनाओं के लिए फंड एकत्रित करने का एक विकल्प देता है। ठीक है। और ये जो बाह्य क्षेत्र की सुविधता को भी कम करता है और परिपक्वता का जोखिम कम करने के लिए फर्मों को उनकी परिसंपत्ति और देयताओं की रूपरेखा का जो मतलब जो प्रोफाइलिंग होती है, प्रोफाइल्स होती है, उसका प्रबंधन करने में भी सक्षम बनाता है। तो हमारे तीनों स्टेटमेंट ये सही है, हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा, इसमें कहा गया है कि कठोर जलवायु परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए जंतुओं द्वारा अपनाई जाने वाली विभिन्न क्रियाविधियों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना। तो क्रियाविधि दी हुई है और जंतु दिए गए हुए हैं। तो देखो शीत निष्क्रियता यानी हाइबरनेशन, तो ये चमगादड़ द्वारा की जाती है। जो और ग्रीष्म निष्क्रियता यानी एस्टिवेशन, तो ये मगरमच्छ द्वारा की जाती है। और क्रिया शैथित्य यानी डाइपॉज, तो ये आर्थ्रोपोडा के जंतुओं द्वारा की जाती है। तो ये तीनों के तीनों हमारे सुमेलित हैं। ठीक है। तो हमारा जो आपको देखने को मिलेगा डी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 58। इसमें कहा गया है कि भारत के औषधि क्षेत्र यानी फार्मास्यूटिकल सेक्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि वैल्यूम यानी मात्रा की दृष्टि से भारत विश्व में जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा आपूर्ति करता है। ठीक है। सेकेंड है ग्रीन फील्ड फार्मास्यूटिकल परियोजना के लिए स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है। ठीक है। तो देखो ये दोनों हमारे स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि जो हमारा मात्रा के आधार पर अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा हम जेनेरिक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, मतलब आपूर्ति करते हैं। ठीक है। और सेकेंड में भी कहा गया है जो ग्रीन फील्ड फार्मास्यूटिकल परियोजनाएं होती है उसमें स्वचालित मार्ग के लिए जो 100% हम एफडीआई जो है एफडीआई की अनुमति देते हैं। ठीक है। तो हमारे दोनों स्टेटमेंट सही है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है 59। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो द्वीप और जल निकाय दिए हुए हैं। तो नटुना द्वीप ये दक्षिण चीन सागर में है। ठीक है। तुलागी द्वीप जो है ये दक्षिण प्रशांत महासागर में है। और वेनिला द्वीप जो है ये आपको देखने को मिलेगा मध्य भूमध्य सागर में। तो ये गलत है, ये वेनिला द्वीप जो आपको देखने को मिलेगा ये भूमध्य सागर में नहीं, ये हिंद महासागर में है। ये उत्तरी हिंद महासागर में आपको देखने को नहीं, दक्षिणी पश्चिमी जो हिंद महासागर वाला क्षेत्र है वहाँ देखने को मिलता है। ठीक है। लेकिन नटुना द्वीप ये दक्षिण चीन सागर में है और तुलागी द्वीप ये दक्षिण प्रशांत सागर में है। ठीक है, प्रशांत महासागर में। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं ये, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है कि 60 क्वेश्चन नंबर, इसमें कहा गया कि उपभोक्ता संरक्षण यानी ई वाणिज्य नियम 2000 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि ये नियम भारतीय उपभोक्ताओं को वस्तुओं और सेवाएं प्रदान करने वाले भारत और विदेश में पंजीकृत इलेक्ट्रॉनिक्स खुदरा विक्रेताओं पर लागू होते हैं। ठीक है। सेकेंड है ये नियम ई कॉमर्स कंपनियों द्वारा बेचे जाने वाले उत्पादों पर कंट्री ऑफ ओरिजिन के अनिवार्य प्रकटीकरण को मतलब आवश्यक बनाते हैं। यानी अगर जहाँ का प्रोडक्ट है उसको जो है बताना पड़ेगा ये कहाँ का है, उसको उस पर प्रदर्शित करना पड़ेगा। ठीक है, प्रकट करना पड़ेगा। ओरिजिन ऑफ मतलब कंट्री ऑफ ओरिजिन के नाम से उसमें बताना पड़ेगा कि किस कंट्री का ये प्रोडक्ट है। ठीक है, उसके बारे में ये बात करता है। तो देखो इसमें जो सेकेंड वाला स्टेटमेंट तो हमारा सही है। ठीक है, लेकिन जो ये फर्स्ट वाला कहा गया है तो फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में बात करें तो ये भी सही है, क्योंकि ये जो सेवाएं होती हैं वह भारतीय उपभोक्ताओं को वस्तुओं और सेवाओं के प्रदान करने वाले भारत और विदेशी पंजीकृत इलेक्ट्रॉनिक खुदरा विक्रेताओं पर भी लागू होता है। जैसे हम जैसे फ्लिपकार्ट से कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं या अमेजन से खरीदते हैं तो उन पे भी लागू होता है। ये ई कॉमर्स कंपनी होती हैं। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो गया, एक और दो दोनों सही हैं। नेक्स्ट है 61। इसमें कहा गया कि संगम काल के दौरान कुरिंजी, मूले और मरुदम शब्द संदर्भित करता है। तो ए ऑप्शन है भूमि के
प्रकारों का वर्गीकरण है, ठीक है। सेकेंड है कि राज्य प्रशासन के अधिकारियों को, ठीक है। और सी ऑप्शन है हमारा संगम साहित्य के पदों को। डी है कि संगम युग के कवियों को दी गई उपाधियों को, ठीक है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही है, जो भूमि के प्रकारों का वर्गीकरण को ये मतलब संदर्भित करता है, ठीक है। कुरीजी और मुले और मरुदम ये संगम काल में जो भूमि के प्रकार होते थे उन्हीं के बारे में बताता था, ठीक है। नेक्स्ट है कि 62 क्वेश्चन नंबर इसमें कहा गया कि हाल ही में जारी की गई स्टेट ऑफ इंडियाज़ बर्ड्स 2000 मतलब 2020 भारत में भारत के पक्षियों की स्थिति 2000 में जो है उसके बारे में ये रिपोर्ट बनाई गई है। तो इसके संदर्भ में बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट है कि इसका उद्देश्य भारत के विभिन्न पक्षी प्रजातियों की बहुलता के साथ उनके रेंज यानी परास का मापन है कि कहाँ तक उनका एरिया है, कहाँ तक वो मतलब गमन करते हैं, ठीक है, ये कहाँ तक वो जाते हैं। सेकेंड है कि यह रिपोर्ट बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा जारी की गई। तो ये गलत है, ये बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा नहीं जारी की गई है। ये आपको देखने को मिलेगा जो थे इसमें आपको देखने को मिलेगा जो विश्व वन्य जीव कोष है, ठीक है, उसके और भारतीय वन्य जीव संस्थान और नेचर बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी इंडिया, ठीक है, ये तीनों संस्थानों ने मिलकर इसको बनाया है, ठीक है। तो हमारा ये वाला सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो जाता है, फर्स्ट वाला सही है, तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि महिला लेखिका के मध्यकाल में धार्मिक आंदोलनों में सराहनीय योगदान दिया है था, ठीक है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से युग्म सही है ये बताना है। तो कवित्री दी है, उनकी संबद्ध भाषा दी है कि कौन सी कवित्री कौन सी भाषा से संबंधित थी। तो लाल देद तो ये गुजराती भाषा, मीराबाई हिंदी और अक्का महादेवी कन्नड़ से, ठीक है। तो देखो ये अक्का महादेवी थी, ये तो कन्नड़ भाषा से जुड़ी हुई थी, मीराबाई हिंदी भाषा से जुड़ी हुई थी, लेकिन ये गुजराती भाषा से लाल देद नहीं थी, ये आपको तमिल भाषा से संबंधित थी, ठीक है। तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया, तो हमारा 2 और 3 स्टेटमेंट सही हो जाता है, सी वाला ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 64। इसमें कहा गया कि सुर्खियों में रहने वाले शब्द बब्बल हन्नी और किन्न हैं। तो मतलब ये बब्बल हनी किन्न शब्द जो हैं ये किससे संबंधित है। तो फर्स्ट वाला है कि ए ऑप्शन पश्चिमी घाट में खोजी गई मधुमक्खियों की नई प्रजातियां, ठीक है। सेकेंड बी है कि अंतरिक्ष में भेजे गए रोबोट, और सी है कि हाल ही में भारत द्वारा विकसित ह्यूमनाइड, और डी है कि विभिन्न देशों द्वारा आरंभ की गई क्रिप्टो करेंसी। तो देखो यह हमारा बी वाला ऑप्शन सही है, ये अंतरिक्ष में भेजे गए रोबोट हैं, ठीक है, बब्बल हनी और कीन। बब्बल ये पहला रोबोट है जो अंतरिक्ष में भेजा गया है, ठीक है। तो ये बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं 65। इसमें कहा गया कि आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्लान बाल्कन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि कैबिनेट मिशन योजना की विफलता के पश्चात माउंटबेटन द्वारा इसका प्रस्ताव किया गया था। सेकेंड है इसमें अलग अलग भारतीय प्रांतों या एक अधिसंघ यानी कन्फेडरेशन को सत्ता हस्तांतरण की परिकल्पना की गई थी। और थर्ड है कि इसके अंतर्गत रियासतों के पास किसी भी ब्रिटिश प्रांत में सम्मिलित होने का विकल्प था, लेकिन वे पृथक नहीं रह सकते थे। तो ये गलत है, इनके पास पृथक रहने का भी विकल्प था, ठीक है। और भारत संघ में भी शामिल होने का इनको जो है विकल्प दिया गया था, वो चाहे तो शामिल हो सकते हैं, चाहे तो ना शामिल हो। तो जम्मू कश्मीर उसमें शामिल नहीं हुआ था, ठीक है। और ये फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये कैबिनेट मिशन योजना की विफलता के पश्चात लाया गया था माउंटबेटन द्वारा। ये मार्च 1946 में देखने को मिला था, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान नामक 2 राज्यों की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो और इसमें जो ये वाला सेकेंड वाला ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। तो 1 और 2 स्टेटमेंट हमारे सही हो जाते हैं, सी वाला ऑप्शन, ठीक है, सही हो जाता है। नेक्स्ट है कि 19वीं शताब्दी के आरंभ में दीवान वेलु थप्पी के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो फर्स्ट है कि वेलु थप्पी ने अंग्रेजों को अपनी मातृभूमि से बाहर निकालने के लिए उसके विरुद्ध हथियार उठाने का आह्वान किया था, ठीक है। सेकेंड है कि त्रावणकोर के महाराजा के अंत तक अंग्रेजों के विरुद्ध इस विद्रोह का समर्थन किया था। तो देखो ये गलत है सेकेंड स्टेटमेंट, क्योंकि जो त्रावणकोर के ये महाराजा थे इन्होंने पहले तो इस विद्रोह का सपोर्ट किया था, लेकिन बाद में ये अंग्रेजों के साथ मिल गए थे, ठीक है। तो इन्होंने बाद में उसका समर्थन नहीं दिया था। ये आपको 1805 में देखने को मिला था विद्रोह, ठीक है, सहायक संधि के बाद, ठीक है। जो त्रावणकोर की सहायक संधि हुई थी उसी के बाद ये देखने को मिला था। तो ये हमारा जो है ए वाला ऑप्शन सही हो जाता है इसका।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। इसमें कहा गया कि हाल ही में NBFC यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और HFC यानी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए सरकार द्वारा आरंभ की गई विशेष तरलता योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो फर्स्ट है कि RBI सरकार द्वारा गारंटीकृत विशेष प्रतिभूति को खरीद कर इस योजना हेतु धन उपलब्ध कराएगा। ठीक है। सेकेंड है कोर इन्वेस्टमेंट कंपनियों के रूप में पंजीकृत सभी NBFC इस योजना के अंतर्गत धन जुटाने के लिए पात्र हैं। और थर्ड है कि NBFCs HFCs द्वारा इस वित्तीयन का उपयोग केवल मौजूदा देयताओं को भुगतान करने के लिए न कि परिसंपत्ति के विस्तार हेतु किया जा सकता है। तो देखो सेकेंड वाला जो थर्ड वाला हमारा NBFCs के बारे में कहा गया है, तो ये तो हमारा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो है परिसंपत्ति के विस्तार हेतु किया जा सकता है, ना कि उसके जो है देयताओं का भुगतान करने के लिए। तो उनकी जो मतलब जो देयताएँ हैं, ठीक है, उनकी जो NBFCs और HFCs की वित्तीय उपयोग को केवल मौजूदा देयताओं को भुगतान करने के लिए ही मतलब इनको बनाया जाएगा। ठीक है। लेकिन उसकी जो परिसंपत्ति के विस्तार के लिए ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं किया गया। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट वाला भी हमारा सही है, क्योंकि RBI द्वारा सरकार की गारंटीकृत विशेष प्रतिभूतियों को खरीद कर इस योजना हेतु धन उपलब्ध कराएगा। ठीक है। लेकिन ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट गलत है। इसमें जो आपको देखने को मिल रहा है कि कोर इन्वेस्टमेंट कंपनियों के रूप में पंजीकृत सभी NBFCs को इस योजना के अंतर्गत धन जुटाने के लिए पात्र है, तो ये गलत है। इसमें जो मुख्य जो निवेश कंपनियों को छोड़कर बाकी सभी जितने NBFCs हैं उनको जो है इसने शामिल किया गया है। तो हमारा फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है, सेकेंड वाला गलत हो जाता है। तो हमारा C वाला ऑप्शन इसका सही है। ठीक है। नेक्स्ट है कि 68 इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कहा गया है कि अपरिष्कृत पेट्रोलियम अपशिष्ट, ठीक है, वधशाला यानी स्लाटर हाउस अपशिष्ट, और ये आपको देखने को मिलेगा शीशा और स्टायरोफोम उत्पाद। ठीक है। तो इसमें बताना है कि कौन जैव अपशिष्ट अजैव निम्नीकरण यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट है। तो देखो जो आपको देखने को मिलेगा ये पेट्रोलियम अपशिष्ट जो है, ठीक है, अपरिष्कृत, ये आपको नॉन बायोडिग्रेडेबल है, शीशा है और स्टायरोफोम उत्पाद है। ठीक है। लेकिन ये स्लाटर हाउस जो होते हैं इनको ये बायोडिग्रेडेबल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। मतलब निम्नीकरण जैव निम्नीकरण के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा 1, 3 और 4 स्टेटमेंट सही हो जाता है, A वाला ऑप्शन। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉनिक्स वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क यानी EVIN के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि इसका उद्देश्य देश के सभी कोल्ड चेन पॉइंट में वैक्सीन के भंडार और प्रवाह के संबंध में वास्तविक समय के आधार पर जानकारी प्रदान करना है। ठीक है। सेकेंड है कि इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यान्वित किया जा रहा है। तो इसके बारे में जो बताया जा रहा है, तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि इसे राष्ट्रीय जो स्वास्थ्य मिशन है इसके अंतर्गत चलाया जा रहा है। और फर्स्ट वाला इसका सही है, क्योंकि इसका उद्देश्य ही है कि जो सभी कोल्ड चेन पॉइंट में वैक्सीन के भंडार और प्रवाह के संबंध में वास्तविक समय के आधार पर जानकारी प्रदान करना, ताकि उसको और इफ़ेक्टिव बनाया जा सके। तो हमारा C वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 70। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण यानी NEFT के बारे में जो बात कर रहा है कि के माध्यम से फंड ट्रांसफ़र यानी धन का जो हस्तांतरण होता है, ठीक है, के लिए निम्नलिखित में से कौन से लाभ हो सकते हैं। तो फर्स्ट है कि कौन कौन से लाभ हैं इसमें ये बताना है। तो स्टेटमेंट कौन सा सही है ये बताना है। तो हमारा देखो ऑनलाइन NEFT लेन देन के लिए बचत बैंक खाता ग्राहकों को कोई शुल्क नहीं देना होता है। ठीक है। और वर्ष के सभी दिनों के लिए 24 घंटे उपलब्ध होता है। और थर्ड है कि क्रेडिट करने या लेन देन वापस करने के लिए विलंब के लिए दंडात्मक ब्याज का प्रावधान किया गया है। और फोर्थ है कि किसी देश की किसी वस्तु के आउटबाउंड जो होते हैं कि विप्रेषण का अंतरण, तो ये गलत है, किसी भी देश के लिए शामिल नहीं है। इसमें जो है आपको नेपाल को शामिल किया गया है कि बाह्य प्रेषण की अनुमति भारत के नेपाल प्रेषण के तहत केवल नेपाल के नेपाल के लिए उपलब्ध है। ठीक है। ना कि अदर किसी के लिए। तो हमारे और फर्स्ट एंड थर्ड सेकेंड हमारे सही हो जाता है स्टेटमेंट, क्योंकि NEFT के लिए कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ता है। और इसमें जो है ये 24 घंटे उपलब्ध होता है।
और ये जो है क्रेडिट के लिए अगर आपका लेन देन में देरी होती है तो उसके लिए आपको जो है ब्याज भी मिलेगा। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है 71। इसमें कहा गया है कि वह बंगाल की प्रथम महिला स्नातक और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली महिला थी। ठीक है, तो इसमें किसी महिला नेता के बारे में बताया जा रहा है। तो देखो, फर्स्ट है कि आनंदी बाई जोशी। ठीक है, बी है सरोजिनी नायडू, सी है कादम्बिनी गांगुली और डी है वीना दास। तो देखो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। जो कादम्बिनी गांगुली है ये जो है 1890 में ये जो है पहली स्नातक बनी थी और इन्होंने जो ये हमारा अधिवेशन था इसको भी संबोधित किया था। मतलब जो राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन था इसको भी इन्होंने संबोधित किया था। नेक्स्ट है कि जॉन लॉरेंस द्वारा अपनाई गई कुशल आक्रामकता की नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है बताना है। तो फर्स्ट वाला है कि यह प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध के पश्चात भारत जो ब्रिटिश असफलता के प्रति एक प्रक्रिया थी। ठीक है, सेकंड है कि इसमें अफगानिस्तान के अंतर्गत मामलों में अंग्रेजों द्वारा हस्तक्षेप न करने पर बल दिया गया था। तो जो इसमें कहा गया है तो देखो इसमें ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि जो है ये प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध के पश्चात ब्रिटिश असफलता के प्रति ये एक प्रक्रिया थी। और सेकेंड है कि अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में अंग्रेजों द्वारा हस्तक्षेप न करने पर बल दिया गया था। तो दोनों स्टेटमेंट ये हमारे सही हो जाते हैं। नेक्स्ट है 73। इसमें कहा गया कि हाल ही में सुर्खियों में रहा पद लोया जिरगा किससे संबंधित है। तो ए वाला ऑप्शन है अफगानिस्तान में पश्तून लोगों की एक पारंपरिक परिषद है। ठीक है, बी है कि पूर्वोत्तर भारत में प्रचलित जैविक खेती का एक साधारणीय विधि है। सी है कि पाकिस्तान के सिंध में मनाया जाने वाला फसल कटाई का त्यौहार है। डी है कि पश्चिमी एशियाई क्षेत्र देशों में प्रचलित वर्षा जल संचय की एक प्रक्रिया है। तो इसका देखो ए ऑप्शन सही है, जो लोया जिरगा है। ठीक है, ये अफगानिस्तान के पश्तून लोगों की एक पारंपरिक परिषद है। ठीक है, इसमें जो कबीलाई जो कबायली नेता होते हैं, ठीक है, वो एक साथ बैठते हैं। तो ये वाला हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है कि 74। इसमें कहा गया कि हाल ही में निम्नलिखित किस संगठन के द्वारा डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट जारी की गई है। तो ए ऑप्शन है विश्व आर्थिक मंच, विश्व बैंक और सी है कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन। ठीक है, और इकोनॉमिक इंटेलिजेंट यूनिट। तो हमारा देखो बी ऑप्शन सही है, जो ये विश्व बैंक है इसी ने जो है डिजिटल इकोनॉमिक रिपोर्ट जारी की है। और इसमें शीर्ष स्थान पर अगर बात करें तो यूएसए और चाइना है। ठीक है, डिजिटल इकोनॉमी में। और सबसे अगर नीचे स्थित की बात करें तो जो ये अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश हैं ये सारे बहुत ही इनके पिछड़े हुए हैं उसमें। ठीक है, नेक्स्ट है 75। इसमें कहा गया है कि ग्रीन ग्रोथ इक्विटी फंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष द्वारा यूके सरकार के डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के साथ साझेदारी में इसका शुभारंभ किया गया है। ठीक है, सेकेंड है कि वैश्विक सुविधा यानी वैश्विक पर्यावरण सुविधा ग्रीन ग्रोथ इक्विटी फंड के कोष का प्रबंधक और मैनेजर है। तो ये गलत है, ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट। फर्स्ट वाला हमारा सही है, क्योंकि ये निवेश और अवसंरचना कोष को यूके की सरकार के डिपॉजिटरी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के साथ साझेदारी में इसका शुभारंभ किया गया है। ठीक है, लेकिन जो ये कहा गया है इसमें कि इसका जो है मैनेजर कौन है, तो इसका जो है एवर स्टोन समूह एक है, एवर स्टोन ग्रुप है, एक लाइटर्स बीपी ग्रुप है। इसके मध्य एक संयुक्त उद्यम है। ठीक है, दोनों के मध्य एक संयुक्त उद्यम है एवर सोर्स। ठीक, एवर सोर्स कैपिटल वही इसका मैनेजर बना है। तो हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही हो गया, सेकेंड गलत है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 76। इसमें कहा गया है कि पट्टचित्रकला चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो फर्स्ट है कि उड़ीसा की सर्वाधिक पुरानी और लोकप्रिय कला शैली में से एक है। ठीक है, सेकेंड है यह चित्रकारी मुलायम मिट्टी से लेपित कपड़े पर की जाती है। थर्ड है कि इसमें रंगों और पैटर्न के उपयोग में अत्यधिक लचीलेपन के साथ कृत्रिम रंग का अत्यधिक उपयोग किया जाता है। तो गलत है, ये कृत्रिम रंग का नहीं, जो है प्राकृतिक रंगों का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। और ये सबसे पुरानी जो है उड़ीसा की लोकप्रिय कला शैली है। और ये इसमें मुलायम मिट्टी से लेपित कपड़े पर लेपित मतलब चित्रकारी
मुलायम मिट्टी से लेपित कपड़े पर की जाती है। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, ठीक है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा 77, इसमें कहा गया कि हाल ही में सुर्खियों में रहा डीप सी संदर्भित करता है। तो हमारा जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है कि गहरे समुद्र में बहुधात्विक ग्रंथियों के अन्वेषण से, ठीक है। बी है कि आकाश गंगा समूहों की पहचान करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी के उपयोग से, ठीक है। सी है कि दक्षिण चीन सागर में पेट्रोलियम भंडारों के अन्वेषण से, और डी है कि सागरों में प्लास्टिक मलबा हटाने से। तो देखो ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि आकाश गंगा समूह की पहचान करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो प्रौद्योगिकी है, ठीक है, उसी के बारे में ये बात करता है। तो हमारा जो डीप सी उसी को प्रदर्शित करता है। इसको है क्या, ये एक मतलब आर्टिफिशियल जो एक रोबोट कह सकते हो इसको, ठीक है। तो ये क्या करता है कि रंगीन बिंब को देखने के लिए, और जो इसके साथ साथ जो आपको देखने को मिलती हैं जो आकाश गंगा की पहचान के लिए जो है इसे प्रशिक्षित किया गया है, इस रोबोट को प्रशिक्षित किया गया है, ठीक है। तो ये हमारा जो है बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है कि 78, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि समतापमंडल में क्षोभ मंडल की तुलना में ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता मतलब अधिक है, कि वहाँ अधिक पाई जाती हैं। और सेकेंड है कि क्षोभ मंडल के विपरीत समतापमंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि होती है। तो देखो ये सेकेंड वाला तो हमारा स्टेटमेंट जो देखने को मिल रहा है, ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट हमारा सही है, ठीक है। क्योंकि जो ये देखने को मिलता है इसमें तो जो क्षोभ मंडल में और उसके विपरीत आपको देखने को मिलेगा, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा सही है। लेकिन इसमें कौन सा सही नहीं है ये पूछा गया है, और तो ये फर्स्ट वाला गलत है। क्योंकि जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, जैसे जो कार्बन डाइऑक्साइड है, सीएफसी है, मीथेन है, और तो इन गैसों में देखने को मिलेगा आपको ये गैसें क्षोभ मंडल समतापमंडल में अधिक नहीं पाई जाती हैं, ये क्षोभ मंडल में अधिक होती हैं। तो ये वाला हमारा गलत हो जाता है स्टेटमेंट, और इसको पूछा गया है कि कौन सा गलत है, तो फर्स्ट वाला ही गलत हो जाता है। तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही है, सेकेंड सही होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि 79, इसमें कहा गया है कि भूजल पुनर्भरण के लिए निम्नलिखित किन तकनीकों को लागू किया जा सकता है। तो फर्स्ट है कि चेक डैम है, सेकेंड है कि अंतःस्राव तालाब हैं, अधः स्थल बांध हैं, अवनलिका अवरोध हैं। तो देखो जो ये पुनर्भरण यानी वाटर हार्वेस्टिंग की जो बात की जा रही है, वाटर रिचार्ज मतलब ग्राउंड वाटर रिचार्ज के बारे में, पुनर्भरण भूजल, तो इसका जो है चारों का इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। चेक डैम बनाकर किया जा सकता है, अंतरास्राव तालाब बनाकर, ताकि जो है जो हमारा बारिश का पानी इकट्ठा होकर जो है ग्राउंड के नीचे चला जाए, ठीक है, उसी के लिए। और ये अवनलिका अवरोध बनाकर, जिससे पानी बह जाता है, जिससे मृदा भी कट जाती है, मतलब सॉइल इरोजन भी होता है, उसके साथ साथ जो है पानी भी वेस्ट हो जाता है, तो उसको भी मतलब रोक कर जो है उसे नीचे मतलब पृथ्वी के नीचे उसको प्रवेश कराया जाए। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 80, इसमें कहा गया कि भारतीय रेलवे के निजीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति रेलवे की अवसंरचना क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई की डायरेक्ट एफडीआई जो होती है उसके लिए ये मतलब अनुमति प्रदान करता है। सेकेंड है कि हाल ही में तेजस एक्सप्रेस भारतीय रेलवे से भिन्न किसी अन्य संस्था द्वारा संचालित की जाने वाली प्रथम पैसेंजर ट्रेन है। तो ये दोनों स्टेटमेंट है, क्योंकि ये जो विदेशी निवेश है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, उसकी जो ये नीति है उसमें रेलवे के लिए 100% जो है एफडीआई की बात की गई है डायरेक्ट। और ये आपको देखने को मिलेगा जो एक्सप्रेस भारतीय रेलवे है, ठीक है, इसी के लिए जो भिन्न अन्य कोई संस्था द्वारा संचालित की जाने वाली, मतलब प्राइवेट सेक्टर की कोई संचालित करने की जाने वाली ये मतलब पहली ट्रेन देखने को मिलेगी भारतीय रेलवे के अलावा। तो हमारा दोनों स्टेटमेंट ये सही है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है 81, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि अंतर्राज्यीय नदियों का विनियमन एवं विकास विषय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत समवर्ती सूची में सम्मिलित है, ठीक है। सेकेंड है संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को अंतर्राज्यीय नदी के जल के बंटवारे से उत्पन्न विवाद के संदर्भ में अधिकारिता का प्रयोग को रोक सकती है। तो जो इसके बारे में कहा गया है, तो देखो जो ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है, तो ये वाला तो हमारा जो है गलत हो जाता है, क्योंकि ये
आपको जो समवर्ती सूची में नहीं, ये राज्य सूची में देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन ये सेकेंड वाला जो कहा गया है, ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट हमारा सही है, क्योंकि जो ये आर्टिकल 263 के अंतर्गत ये मतलब इसका प्रोविज़न किया जाता है जो राज्य अंतर्राज्यीय नदी जल बंटवारे के उत्पन्न में, ठीक है। तो ये अधिकरण मतलब एक ट्रिब्यूनल ये लोग गठित कर देते हैं, ये ट्रिब्यूनल के माध्यम से ये सब किया जाता है। तो हमारा सेकेंड वाला ऑप्शन सही है, बी वाला, ठीक है। नेक्स्ट है 82 क्वेश्चन नंबर, इसमें कहा गया कि भारत सरकार की हालिया पहल साथी का उद्देश्य, तो फर्स्ट ए वाला ऑप्शन है कि साझा विज्ञान प्रौद्योगिकी अवसंरचना सुविधा केंद्र स्थापित करना, ठीक है, जो अकादमी संस्थानों और अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं के लिए आसानी से सुलभ हो सके, ठीक है। बी है कि ऑनलाइन मंच के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों और बैंकों को जोड़कर असंगठित क्षेत्रों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना। सी कि बघेर और निराश्रित व्यक्तियों को पुनर्वास करना और उन्हें आजीविका के उपयुक्त स्रोत उपलब्ध कराना, ठीक है। डी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गैर सरकारी संगठनों और स्वयंसेवी संगठनों के साधारणीय विकास में जिला प्रशासन की सहायता करना। तो देखो फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि साझा विज्ञान और प्रौद्योगिकी अवसंरचना सुविधा केंद्र स्थापित करना जो अकादमी संस्थानों और अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं के लिए आसानी से सुलभ हो सके। तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाता है साथी के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है कि 83 क्वेश्चन नंबर, इसमें कहा गया है कि हाल ही में भारत ने काज 2020 जो काज 2020 में भाग लेने पर असहमति व्यक्त की है, मतलब सहमति व्यक्त की है, जो एक रणनीतिक कमांड पोस्ट अभ्यास है, निम्नलिखित में से किस देश में इसका आयोजन किया जाएगा। तो देखो ए वाला ऑप्शन है रूस, सिंगापुर, बी है सी जापान है, डी चाइना है। तो देखो हमारा ए वाला ऑप्शन है रूस में इसका किया जाएगा, और इसमें चाइना भी पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन पहले इसने जो है इसमें पार्टिसिपेट के लिए मतलब अपनी इच्छा जताई है भारत ने। तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाता है। तो हमारा नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि अंतर्राज्यीय नदियों का विनियमन और विकास विषय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत समवर्ती सूची में सम्मिलित है, ठीक है। सेकेंड है कि संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को अंतर्राज्यीय नदी के जल के बंटवारे से उत्पन्न विवादों के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग से रोक सकती है। तो जो ये कहा गया है इसके बारे में 81 के बारे में, तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अरे सॉरी ये तो डबल हो गया मेरा कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है कि इसमें कहा गया है कि 82 में इसमें कहा गया है कि भारत सरकार की हालिया पहल साथी, अच्छा ये भी हो गया। नेक्स्ट है हमारा ये भी हो गया है, ओ सॉरी, अच्छा 84 क्वेश्चन नंबर है, ठीक है। तो इसमें कहा गया कि राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त अनुसंधान एवं विकास संस्थान है, ठीक है। सेकेंड है कि यह दक्षिणी और उत्तरी ध्रुवों में स्थित भारत के अनुसंधान केंद्रों के रखरखाव के लिए उत्तरदायी है। तो जो इसमें कहा गया है 84 क्वेश्चन नंबर में, तो ये जो सेकेंड वाला स्टेटमेंट है ये तो हमारा सही है, क्योंकि ये दक्षिण और उत्तरी ध्रुवों में स्थित भारत के अनुसंधान केंद्रों के रखरखाव के लिए उत्तरदायी है। लेकिन जो ये कहा गया है कि ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत है, तो नहीं है, ये आपको पृथ्वी मंत्रालय के मतलब अर्थ साइंस के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एक स्वायत्त अनुसंधान एवं विकास संस्थान है, ठीक है। इसकी स्थापना 1998 में की गई थी, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। इसमें जैसे वो मैत्री आपका पहला था, शायद नहीं, सॉरी मुझे कंफर्म नहीं है, आप लोगों को बताना है। जो हमारा ये अंटार्कटिका पे जो हमारे अनुसंधान केंद्र चल रहे हैं उसमें क्रम से बताना है। 4 अनुसंधान ये तो मुझे पता है कि 4 हैं, लेकिन वो कौन कौन से हैं वो आप लोगों को बताना है। और अगर टाइम पीरियड भी पता हो कि कौन सबसे पहले आया उसके ऑर्डर में लगा पाओ तो बढ़िया है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, न्यूज़ में था तो पूछने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो उसे ऑर्डर में आप लोग लिख के बता सकते हैं। तो हमारा जो है बी वाला ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है कि 85 इसमें कहा गया कि यह मंदिर नरसिम्हा वर्मन द्वितीय के शासनकाल में बनाया गया था, जिसमें 700 ईसा पूर्व से 728 ईस्वी नहीं मतलब 700 ईस्वी से 728 ईस्वी तक शासन किया था। इसमें 3 देवालय हैं, 2 शिव को और 1 विष्णु को समर्पित है, जिन्हें
अंतर्शयन के रूप में दिखाया गया है। तो उपर्युक्त मतलब जो पैराग्राफ है उसमें किस मंदिर के बारे में बताया गया है। तो फर्स्ट वाला है महाबलीपुरम का तट मंदिर, फिर है बी है कि तंजौर में स्थित राजराजेश्वर मंदिर, और सी है कि एलोरा में स्थित कैलाश मंदिर, और डी है कि पड्डकलर में विरूपाक्ष मंदिर। तो देखो ए वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि ये महाबली मंदिर के रूप में महाबलीपुरम का जो तट मंदिर है ये तमिलनाडु में जो देखने को मिलता है उसके बारे में कहा गया है कि ये नरसिंह द्वितीय ने बनवाया था। ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि यहाँ पे ये आपको समिट देखने को मिली थी चाइना और इंडिया की मतलब अनऑफिशियल समिट देखने को मिली थी, इनफॉर्मल, ठीक है। तो न्यूज़ में था इसीलिए ये इसके बारे में है, तो ये भी आप लोगों को अच्छे से तैयार करके ही जाना है। नेक्स्ट है कि 86 इसमें कहा गया है कि बाह्य वाणिज्यिक उधारियों में हुई प्राप्तियों का निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है। जो हमको बाह्य वाणिज्यिक उधारियों से प्राप्तियां होती हैं, तो फर्स्ट है कि पूंजी बाजार में निवेश के लिए, रुपए ऋण के भुगतान के लिए। तो दोनों स्टेटमेंट ये सही है, क्योंकि हम पूंजी बाजार में निवेश के लिए ऐसे बाह्य ऋण की उधारी नहीं लेते हैं और ना ही रुपए के मतलब ऋण के भुगतान के लिए, ठीक है। उसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बनाने के लिए उसको जो है हम लेते हैं, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत हैं, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, ठीक है। नहीं मतलब डी वाला मतलब नहीं लिया जाता, नहीं नहीं नहीं, तो ये हमारा डी वाला नहीं सही होगा, ये हमारा बी वाला सही होगा, ठीक, क्योंकि पूछा गया है नहीं किया जा सकता है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। दोनों भी इसमें उपयोग नहीं किया जाता है दोनों के लिए। नेक्स्ट है कि 87 इसमें कहा गया कि हाल ही में गठित उपछाया चंद्रक ग्रहण, उपछाया जो चंद्र ग्रहण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये अभी परिघटना देखने को मिली थी, उपछाया जो चंद्र ग्रहण हुआ था, तो इसी के बारे में बताना है। तो फर्स्ट है कि यह इस समय यह इस अर्थ में विशिष्ट है, यह इस अर्थ में विशिष्ट है, यह विश्व के प्रत्येक भाग से दिखाई देता है, ठीक है। सेकेंड है कि यह वर्ष में केवल एक बार घटित होता है, तो गलत है, ये वर्ष में 2 बार घटित होता है, ठीक है, यानी एक से अधिक बार भी घटित हो सकता है। और इसमें जो कहा गया है कि ये विश्व के प्रत्येक भाग से दिखाई देता है, तो ये भी गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि ये जो देखने को मिलेगा तो बहुत से देशों से दिखाई दिया था, यूएसए से दिखाई दिया था, और यूरोपियन कंट्री हैं, अफ्रीकन कंट्री कॉन्टिनेंट से जो देखने को मिला था, और मतलब देखने को मिला था, लेकिन इंडिया में दिन उस समय था, ठीक है, तो यहाँ ये चीज़ देखने को नहीं मिली थी, ठीक है। तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाता है, तो हमारा जो है डी वाला ऑप्शन ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, इसमें कहा गया कि सुपर अर्थ ग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि सुपर अर्थ ग्रह केवल गोल्डीलॉक्स जोनों में अवस्थित होते हैं। सेकेंड है कि हमारे सौरमंडल में कोई भी ज्ञात सुपर अर्थ ग्रह नहीं है। तो जो कहा गया है इसके बारे में कि सुपर अर्थ के बारे में, तो हमारा देखो सेकेंड स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि हमारे सौरमंडल में कोई भी ज्ञात अभी तक सुपर अर्थ ग्रह नहीं है, ठीक है। लेकिन ये फर्स्ट वाला जो है ये गलत है, क्योंकि ये जो सुपर अर्थ होते हैं ये गोल्डीलॉक्स जोन में नहीं देखने को मिलते हैं, ये आपको देखने को मिलते हैं जहाँ निवास योग्य क्षेत्र नहीं मतलब नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जो गोल्डीलॉक्स जोन होता है वहाँ निवास योग्य यानी जीवन निवास योग्य क्षेत्र होता है, उसे गोल्डीलॉक्स जोन होते हैं। जैसे हमारे जो सौरमंडल हमारा स्थित है जहाँ पे जीवन संभव है, जैसे पृथ्वी को ले लो, ये सौरमंडल का ही तो पार्ट है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये गोल्डीलॉक्स जोन में ही स्थित है, क्योंकि यहाँ जीवन संभव है। लेकिन जो ये होते हैं एक्स्ट्रा सोलर प्लेनेट होते हैं, ठीक है, बाहरी होते हैं, तो इनमें जो है आपको देखने को मिलता है कि इनका द्रव्यमान बहुत अधिक मात्रा में होता है, लेकिन जीवन वहाँ संभव नहीं होता है, ठीक है। तो हमारा सेकेंड वाला स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट वाला गलत हो जाता है। नेक्स्ट है कि 89 इसमें कहा गया कि भारत में प्ली बॉर्गेनिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि इसके अंतर्गत दांडिक अपराध का आरोपी व्यक्ति कम गंभीर अपराध की स्वीकृति के माध्यम से कानून द्वारा प्रधान्वित दंड की तुलना में कम दंड के लिए सौदेबाजी करता है, ठीक है। सेकेंड है कि भारतीय कानून के अंतर्गत अपराध दंड सौदेबाजी की प्रक्रिया केवल अभियोजक द्वारा आरंभ की जा सकती है, ठीक है। थर्ड है कि यह केवल वह व्यक्ति जिस पर 7 वर्ष से अधिक कारावास से जुड़े अपराध के लिए आरोप लगाया गया हो प्ली बार्गेनिंग के प्रावधान का उपयोग कर सकता है। तो ये गलत है, 7 वर्ष से कम वाले जो अपराध होते हैं उस पर जो है प्ली बार्गेनिंग के लिए ये इस्तेमाल किया जा सकता है, और ये सुविधा जो है यूएसए में उपलब्ध होती है, ठीक है।
और जो ये कहा गया कि अभियोजक अभियोजक द्वारा नहीं, ये आरोपी द्वारा जो होता है, ठीक है, आरोपी द्वारा ये आरंभ की जा सकती है सौदेबाजी की प्रक्रिया, जो अपराध दंड की जो सौदेबाजी की प्रक्रिया है, ठीक है। तो ये 7 साल से कम के लिए भी है और अभियोजक इसको इस्तेमाल करता है, ठीक है, वो शुरू करता है। और मृत्युदंड और 7 साल के अधिक और कारावास अगर की सज़ा दी गई है तो ये प्रक्रिया उपलब्ध नहीं है, ठीक है। और फर्स्ट वाला स्टेटमेंट हमारा सही है, क्योंकि इसके अंतर्गत दांडिक अपराध का आरोपी व्यक्ति कम गंभीर अपराध की स्वीकृति के माध्यम से कानून द्वारा प्रधानित दंड की तुलना में कम दंड के लिए सौदेबाजी करता है। तो हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही हो गया, ठीक है, यानी प्ली बार्गेनिंग इसको बोलते हैं। तो ये हमारा ए वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से किन क्षेत्र उद्योगों को अवसंरचना का दर्जा देने के लिए लाभ या निहितार्थ हैं। तो फर्स्ट है कि आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराता है, ठीक है, और आसान शर्तों पर ऋण की उपलब्धता। सेकेंड है कि पेंशन निधियों से लंबी अवधि के फंड तक पहुंच। और थर्ड है कि अनुमोदन प्रक्रिया का सरलीकरण। फोर्थ है कि बाह्य वाणिज्यिक उधारियों तक पहुंच, ठीक है। तो जो इसमें कहा गया है कि तो इसमें देखो जो कहा गया है कि जो अवसंरचना दर्जा के लिए जो उद्योग क्षेत्र के किसी भी उद्योग क्षेत्र को अवसंरचना दर्जा देने के लिए लाभ जो दिए जाते हैं, तो ये चारों के चारों लाभ उसको मिल जाते हैं। बाह्य वाणिज्यिक उधारियों तक पहुंच और अनुमोदन प्रक्रिया का सरलीकरण और जो पेंशन निधियों में लंबी अवधि के लिए फंड तक पहुंच और आसान शर्तों पर ऋण की उपलब्धता, ये चारों के चारों उसको प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है कि 91। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से संकेतक लैंगिक अंतराल सूचकांक यानी जेंडर गैप, जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है उसके बारे में, तो उसमें कौन कौन से पैरामीटर सम्मिलित होते हैं। तो सामाजिक सशक्तिकरण, शैक्षिक लब्धि और स्वास्थ्य उत्तरजीविता और राजनीतिक सशक्तिकरण। तो देखो राजनीतिक सशक्तिकरण इसमें शामिल है, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता भी इसमें शामिल है, ठीक है, शैक्षणिक लब्धि भी शामिल है, ठीक है। लेकिन ये सामाजिक जो सशक्तिकरण है ये इसमें शामिल नहीं किया जाता है। इसके साथ साथ आपको देखने को मिलेगा अवसर को भी इसमें जो है जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है। और इसके साथ साथ जो आर्थिक भागीदारी है उसे भी शामिल किया जाता है। मतलब 5 पैरामीटर रखे जाते हैं इसके। तो हमारा 2, 3 और 4 स्टेटमेंट सही हो गया, बी वाला ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है 92। इसमें कहा गया कि हाल ही में सुर्खियों में रहा जनरेशन अनलिमिटेड कार्यक्रम संबंधित है। तो फर्स्ट है कि प्राकृतिक संसाधनों का साधारणीय उपयोग से, ठीक है। बी है कि युवा आयु वर्ग को जो अध्ययन व स्वरोजगार व प्रशिक्षण में संलग्न करने से, ठीक है। सी है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, बिग डेटा और मशीन लर्निंग में एकीकृत पाठ्यक्रमों से। और डी है कि बुजुर्ग आबादी की सहायता और उनके ज्ञान और अनुभव का उपयोग करने से, ठीक है। तो जो इसमें कहा गया है, तो देखो बी वाला ऑप्शन ये सही है इसका, क्योंकि इसमें जो आपको देखने को मिलेगा युवा आयु वर्ग के अध्ययन, स्वरोजगार और प्रशिक्षण में संलग्न से संबंधित है ये जनरेशन अनलिमिटेड कार्यक्रम, ठीक है। जो इसमें इसको स्टार्ट किया गया था 1 नवंबर 2019 को और इसे युवा के नाम से जाना जाता है, जो यूनिसेफ द्वारा स्टार्ट किया गया था। और इसका जो है 2030 तक ये टारगेट है इसका, देखने को मिलेगा कि जो 10 से 34 आयु वर्ग के जो युवा हैं, ठीक है, उनको अध्ययन में स्कूल उपलब्ध कराना, स्वरोजगार और प्रशिक्षण देना इसका मतलब उद्देश्य है, ठीक है। तो ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 93। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें ताप विद्युत संयंत्र और उद्योगों में होने वाली उत्सर्जन भारत में सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत है, ठीक है। फिर सेकेंड है कि ताप विद्युत संयंत्रों में होने वाले उत्सर्जन को कम करने के लिए गैस ईंधन में सल्फर डाइऑक्साइड को निष्कासित करने वाली प्रणाली का उपयोग किया जाता है। तो जो इसमें कहा गया है, तो इसके बारे में तो देखो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि ये ताप संयंत्रों में उपयोग होने वाला जो उत्सर्जन भारत में सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 का सबसे बड़ा उत्पादक स्रोत माना जाता है, ठीक है। और ताप संयंत्रों में होने वाले SO2 उत्सर्जन को कम करने के लिए गैस ईंधन से सल्फर डाइऑक्साइड को निष्कासित करने वाली प्रणाली का जो उपयोग किया जाता है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसमें
सही हो जाता है। नेक्स्ट है 94, इसमें कहा है कि इको मार्क योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि यह पर्यावरण अनुकूल उत्पादों की लेबलिंग के लिए स्वैच्छिक योजना है। सेकेंड है इसका प्रशासन भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा किया जाता है। तो देखो जो ये आपको देखने को मिलेगा, तो ये फर्स्ट वाला तो हमारा स्टेटमेंट इसमें जो देखने को मिलता है ये सही है, ठीक है। और सेकेंड भी सही है क्योंकि ये जो इसका प्रशासन होता है ये भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा किया जाता है। और ये जो पर्यावरण अनुकूल उत्पाद की लेबलिंग को स्वैच्छिक योजना है, ठीक है। और इसे 1991 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो हमारा जो है सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 95, इसमें कहा गया कि भारत द्वारा निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण बहुपक्षीय पर्यावरणीय समझौतों और वैश्विक पर्यावरणीय अभिसमयों की अभिपुष्टि की जाती है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला है कि जैव विविधता पर अभिसमय, ठीक है। पारे पर मिनीमिता सम्मेलन और मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय। और फोर्थ है कि खाद्य एवं कृषि के लिए पादप आनुवांशिक संसाधनों का पर अंतर्राष्ट्रीय संधि के बारे में जो बात की गई है। तो देखो ये आपको जो देखने को मिलेंगे तो चारों के चारों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि जैव विविधता पर जो अभी समय ये देखने को मिला था, ये इसमें जो पुष्टि की थी भारत ने तो 1994 में की थी। और जो ये डिजर्टिफिकेशन में था तो इसमें आपको 1996 में पुष्टि की थी। इसके साथ साथ जो है आनुवांशिक जो खाद्य कृषि के लिए पादप आनुवांशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि, इसको भी पुष्टि कर दी है। और जैव विविधता अभिसमय पर भी कर दी है, ठीक है, पुष्टि कर दी है। तो हमारे ये चारों ऑप्शन सही हो जाते हैं। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 96, इसमें कहा गया है संसदीय समिति जो संसदीय राजभाषा समिति के संदर्भ में बताना है कि निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही है? तो फर्स्ट है कि संसदीय राजभाषा समिति संसद के अधिनियम से अपना प्राधिकार प्राप्त करती है, ठीक है। सेकेंड है संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाता है। थर्ड है कि राजभाषा समिति संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग में की गई प्रगति पर राष्ट्रपति के प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है, ठीक है। तो जो इसमें कहा गया है, तो देखो ये जो स्टेटमेंट है जो फर्स्ट वाला, तो ये फर्स्ट वाला तो हमारा जो देखने को मिलेगा ये जो स्टेटमेंट, ठीक है। तो फर्स्ट वाला तो हमारा सही हो जाता है, ठीक है, क्योंकि जो संसदीय राजभाषा समिति संसद के अधिनियम से अपना प्राधिकार प्राप्त करती है। लेकिन ये सेकेंड वाला गलत है, क्योंकि जो इसमें इसका अध्यक्ष होता है वो लोकसभा अध्यक्ष इसका जो है इसकी नियुक्ति नहीं करता है। इसमें जो देखने को मिलेगा ये जो संसदीय राजभाषा समिति होती है इसमें 30 सदस्य होते हैं, उसमें से 20 आपको लोकसभा से और 10 आपको राज्यसभा से देखने मिलते हैं। तो इन्हीं के द्वारा जो है अपने अध्यक्ष को चुना जाता है, ना कि जो है उपाध्यक्ष मतलब अध्यक्ष इसका जो यानी लोकसभा स्पीकर इसको नहीं चुनता है, ठीक है। तो ये वाला हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया। थर्ड वाला भी सही मतलब थर्ड वाला स्टेटमेंट जो है ये भी हमारा सही है, क्योंकि जो राजभाषा समिति संघ के राजकीय प्रयोजनों में हिंदी के प्रयोग में की गई प्रगति के लिए राष्ट्रपति को प्रयोजन प्रस्तुत करती है, ठीक है। तो हमारा थर्ड वाला भी सही है। तो हमारा एक और 3 स्टेटमेंट सही हो गया। ए वाला ऑप्शन हमारा जो है सही हो जाता है, ये वाला, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं ये आपको परंपरा के अनुसार देखने को मिलेंगे, जो केंद्रीय गृह मंत्री होता है वही इसका अध्यक्ष बनता है। नेक्स्ट है कि 97, इसमें कहा गया है कि कभी कभी सुर्खियों में रही विश्व स्वास्थ्य संगठन की पहल अवेयर टूल से संबंधित है। तो अवेयर टूल से कौन सा स्टेटमेंट संबंधित है? तो फर्स्ट है कि सतत विकास लक्ष्य 2030 तक के लक्ष्यों से संबंधित जागरूकता फैलाने के लिए, ठीक है। बी है कि विकासशील देशों में अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठनों के मध्य समन्वय। और सी है कि प्रति जैविक औषधियों के सुरक्षित और प्रभावी उपयोग से है। डी है कि WHO द्वारा निधियों के संदर्भ में पारदर्शिता लाने से है। तो देखो ये जो आपको देखने को मिलेगा ये सी वाला ऑप्शन सही है, जो प्रति जैविक औषधियों से सुरक्षित और प्रभावी उपयोग से होता है, ये जो अवेयर टूल है, ठीक है। क्योंकि जो हम लोग दवाएं जनरली इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में अवेयर कराना है कि वो ऐसा ना हो कि हम उसके प्रति रेजिस्टेंट हो जाएं, ठीक है। तो उसके लिए जो है ये बात की जाती है। तो हमारा 98 क्वेश्चन नंबर है, इसमें कहा गया है कि विश्व जलवायु अनुसंधान कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें कहा गया है कि
कौन सा कथन सही है, तो इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के पूर्वानुमान का निर्धारण करना है। ठीक है। सेकेंड है कि इसका सचिवालय विश्व मौसम विज्ञान संगठन के तहत कार्य करता है। तो जो देखने को मिलेगा इसमें दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि जो ये विश्व जलवायु अनुसंधान कार्यक्रम है इसका उद्देश्य ये है जलवायु परिवर्तन के पूर्वानुमान का निर्धारण करना, और इसका सचिवालय विश्व मौसम विज्ञान संगठन के तहत कार्य करता है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है 99, इसमें कहा गया कि वित्तीय कार्यवाही कार्यबल यानी FATF के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह वैश्विक धन शोधन और आतंकवाद वित्त पोषण का प्रहरी है, मतलब जो टेरर फंडिंग होती है और जो है मनी लॉन्ड्रिंग है उसके बारे में बात की जा रही है। सेकेंड है कि ये G7 देशों द्वारा स्थापित अंतर शासकीय निकाय है, और थर्ड है कि भारत वित्तीय कार्रवाई बल का सदस्य है। तो जो देखने को मिलेगा तो भारत वित्तीय कार्रवाई बल का सदस्य है और G7 देशों द्वारा स्थापित अंतर शासकीय निकाय है ये। ठीक है। और ये आपको जो मनी लॉन्ड्रिंग और जो टेरर फंडिंग है उसका मतलब उसका पर्यवेक्षण करता है, मतलब उसका जो है प्रहरी है। ठीक है। तो ये जो तीनों के तीनों स्टेटमेंट है सही हैं, ये आपको देखने को मिलेगा। इसमें जो है टोटल आपको 37 कंट्री देखने को मिलेंगी, और यूरोपियन यूनियन के साथ साथ ये जो है ग्रुप जो है आपको देखने को मिलता है। ठीक है। और इसके साथ जो गल्फ कोऑपरेशन जो आपको देखने को मिलेगी काउंसिल है, ठीक है, वो भी इसमें सम्मिलित है। तो इनके साथ साथ तो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। और इसकी स्थापना 1989 में की गई थी। ठीक है। और ये जो इसमें अभी दो देश इसमें देखने को मिलेंगे जो आपको ब्लैक लिस्टेड हैं। ठीक है। कौन कौन से, जो मतलब उत्तर कोरिया और ईरान, दो देश हैं जो वो ब्लैक लिस्ट में हैं। अब आप लोगों के लिए होमवर्क है कि इसमें जो ग्रे लिस्ट होती है, ये दो लिस्टें जारी करता है, ब्लैक और ग्रे। तो ग्रे लिस्ट में कौन कौन से कंट्री हैं उनके बारे में आप लोगों को बताना है नीचे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। तो हम जो है तीनों के तीनों इसके स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है कि मध्यस्थता एवं सुलह संशोधन जो अधिनियम 2019 द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन किए गए हैं। तो फर्स्ट है कि वाणिज्य मंत्रालय द्वारा मध्यस्थों की नियुक्ति। ठीक है। सेकेंड है घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय विवादों की मध्यस्थता के लिए समय सीमा प्रदान करना, और थर्ड है कि भारतीय मध्यस्थता परिषद नामक एक स्वतंत्र निकाय की स्थापना करना। तो देखो ये थर्ड वाला तो स्टेटमेंट सही है, भारतीय मध्यस्थता परिषद नामक एक स्वतंत्र निकाय की स्थापना करना है इस अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है, जो मध्यस्थता एवं सुलह संशोधन अधिनियम 2019 का था। लेकिन जो कहा गया है कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्य सीमा समझौता का आदान प्रदान, तो गलत है। ये समय सीमा तो इसमें होती है, लेकिन जो ये देखने को मिलता है तो ये जो एक्ट, इसकी एक्ट की जो धारा 29A है, ठीक है, ये क्या करती है कि जो करों पर जो गठित करने पर 1 वर्ष के भीतर जो है, मतलब इसका जो गठन किया जाता है इस एक्ट के अंतर्गत, तो 1 वर्ष के भीतर इसकी कार्रवाई पूरी करनी होती है। ठीक है, मध्यस्थता वाली। ठीक है। और ये जो आपको देखने को मिलेगा सुप्रीम कोर्ट का जो देखने को मिलेगा जो अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक जो मध्यस्थता और वाणिज्यिक अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के अंतर्गत मामले जितने होते हैं उनको शामिल किया जाता है। ठीक है। तो ये हमारा गलत हो जाता है, और इसका नमित करने का आधार जो है आपको जो है इसको देखने को मिलता है सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को। ठीक है। तो ये हमारा जो है गलत हो जाता है स्टेटमेंट, फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 इसका सही हो जाता है, मतलब आंसर ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाता है। तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि हमने 50 क्वेश्चन पूरे कर लिए। कल आपको जो दूसरा अभ्यास टेस्ट है उसका आपको मिल जाएगा। ठीक है, और ऐसे करके हम सारे टेस्ट सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद हम लोग सीसैट का देखो 2-3 दिन में आपको एक वीडियो मिलेगा। ठीक है, हम 2-3 टेस्ट जो है सीसैट के भी सॉल्व करवा देंगे आप लोगों को। आप लोग इसके लिए निश्चिंत रहिए। तो आज के लिए इतना ही, और क्वेश्चन जो कहे हैं हम आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दे सकते हैं। और अगर एक बार क्वेश्चन अगर आप लिख देंगे ना तो उसको फिर कभी भूलेंगे नहीं, हमेशा वो याद रहते हैं। लिखने का यही फ़ायदा होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और अगर कोई पर्सनल एक्सपीरियंस हो तो वो भी आप लोग बता सकते हैं जो मैंने शेयर किया था। ठीक है, और अगर इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। इसके साथ साथ आपको देखने को मिलेगा
जो ये इसका अगर PDF चाहिए आप लोगों को तो टेलीग्राम का लिंक भी मैंने नीचे दे दिया है, तो वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको टेलीग्राम भी मिल जाएगा। और कभी कभी यूट्यूब क्या करता है कि नोटिफिकेशन नहीं देता है, तो आप लोग क्या कीजिए कि आप लोग वहाँ ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम, तो वहाँ मैं इसको शेयर कर देता हूँ, तो वहाँ से भी आप लोग मिल जाएगा वीडियो, ठीक है, जिसे आप इंजॉय कर सकते हैं। तो अपनी पढ़ाई जारी रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।